तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर 2 जुलाई 2019 का पेपर है और इसके ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये आप सभी के आने वाले जो भी अभी सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने वीडियो डालना शुरू किया है। तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी थोड़ी हेल्प करें, और हमारी हेल्प के साथ साथ आप और लोगों की भी हेल्प करें जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और निश्चित है वो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम समय रह गया है। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप भी अपना आंसर करते हुए जाएंगे। देखिए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो ये पेपर है ये जुलाई 2019 पेपर 2 है और ये सीटेट का पेपर है जिसमें हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। दूसरा है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तीसरे ऑप्शन में है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और चौथे में है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और आंसर यानी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, तभी आप सही आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना आंसर नोट करते चलिए और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए 30 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें से? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पर आप जो ये नोट है इसको जरूर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चलिए देख लेते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा टाइम आपको भी देते हैं, तो यहाँ पर आप अपना आंसर सोच लीजिए और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक, इसमें आप ये ध्यान देंगे नॉट वाला क्वेश्चन है इसलिए। तो यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि नकारात्मक पूछा जाता है, ना कि आपसे सकारात्मक। तो यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है? ठीक है, तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी आपका सही है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर निगेटिव क्या हो गया आपका? ऑप्शन 3। ठीक है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जो है ये जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन में है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है।
यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्या दर्शाता है कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ठीक है, राइट आंसर 2। तीसरे का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ठीक है, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक, तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रगतिशील शिक्षा की बात कही गई है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इनमें से प्रमुख है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट। और ये सभी आंसर ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। जब विद्यार्थी देख ही नहीं सकता तो फिर इसमें अभिविन्यास का क्या मतलब है? यानी कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी की बात की गई है यहाँ पर। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। फिर ऐसा ऑप्शन है कि जब विद्यार्थी दृश्य रूप से बाधित है तो वो वर्कशीट पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता है? अब चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाता है। ठीक है, विद्यार्थी जो है वो दृश्य रूप से बाधित है, तो स्पष्ट रूप से अगर बोला जाएगा तो वो सुनकर और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करेगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 4। और ब्रेल लिपि भी इसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग तो सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाता है। ये बिल्कुल एक सकारात्मक वाक्य भी है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब हम सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में उपयोग करते हैं तो सक्रिय रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग करते रहिए। तो 7 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा, प्रतियोगी अधिगम को नहीं बढ़ावा देना है और एक रूप निर्देश भी नहीं देना है। समावेशी कक्षा है तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा योजना की आवश्यकता है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की आवश्यकता है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान देंगे। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। दूसरे ऑप्शन में है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं।
तीसरा है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। और चौथे ऑप्शन में है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका पहला आंसर राइट हो जाता है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता है। धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, राइट आंसर फर्स्ट। डिसलेक्सिया का ये लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, या फिर अहम केंद्रित बच्चों की? एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की जो योग्यता है, ये किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सृजनात्मक बच्चों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की जो योग्यता है, ये सृजनात्मक बच्चों की है, राइट आंसर 2, क्रिएटिव चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा कि अध्यापक विशिष्ट छात्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट को आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक को विद्यार्थियों डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित डैश करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। ठीक है, 11 में ऑप्शन देखते हैं। प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, यानी लर्निंग गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, राइट आंसर 4। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? ठीक, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो यहाँ पर अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में कौन सा नहीं परिणत होता? ठीक है, मीनिंगफुल की बात की गई है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर भी नहीं की गई है बाह्य अभिप्रेरणा की बात। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब यहाँ पर आपका बाह्य अभिप्रेरणा दिखता है। और चौथे ऑप्शन में है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो ये तीनों ही आपके बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाता है। यहाँ पर आपको बाह्य अभिप्रेरणा दी गई है, राइट आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 को देखिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। तो यहाँ प्राथमिक कक्षा कक्ष की बात की गई है, तो आप ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण भी। ठीक है, यानी कि गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। अगर आपने कहीं पर भी गलती आपसे हो रही है तो उसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यहाँ पर है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ठीक है, यहाँ पे अर्थ निर्माण यानी मीनिंग मेकिंग की बात की गई है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, सूचनाओं का संचरण नहीं, केवल सूचना ही सूचना देने से अर्थ निर्माण नहीं होता है। और दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना भी गलत है, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण भी गलत है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन करेंगे, इससे मीनिंग मेकिंग होगी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? यानी कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना और स्वयं से प्रश्न करना। तो यहाँ पर जितने भी बात कही गई है ये सभी प्रभावी अधिगम की रणनीति के ही उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 सभी बातें सही हैं, राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तो ये आपका नकारात्मक है, कोरी पटिया खाली स्लेट नहीं है बच्चे। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है, निष्क्रिय प्राणी भी नहीं है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक, बात सही लग रही है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो ऐसा नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे को देखा जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन 3। अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्विजिलेटर। ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिएगा ध्यान से। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना ठीक लग रहा है। और ऑप्शन 3 देखते हैं, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार यानी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो वो तो टैलेंटेड चिल्ड्रन है खुद ही। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सहयोगात्मक तथा प्रत्येक समूह की निगरानी रखना, राइट आंसर 2। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 19 का 4 आंसर जो है बिल्कुल सकारात्मक लग रहा है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो गलतियों से ही उन्हें सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगे तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और इस वीडियो को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी को हेल्प मिलेगी। और जब वीडियो पे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और हम नया वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे सभी के पास तक ये पहुंच सके और सबको जानकारी मिले कि इस चैनल पर भी सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। और इन 10 दिनों में जितने वीडियो आपको दिए जाएंगे, 10 दिनों में क्या जितने भी मतलब जो भी समय रह गया है मेरे पास, तो उसके जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सभी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। 20 नंबर देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। यहाँ पे जीन पियाजे की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है पहला ही, स्कीमा। राइट आंसर फर्स्ट। जो हमारे दिमाग में स्कीमाज होते हैं उसी से संरचनाएं बनती हैं और हम लोग उसी से अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। 21 का आंसर आप सभी अपना आंसर करते रहिए। और 21 का देखते हैं, साम्यधारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। राइट आंसर 4, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। सामाजिक, पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, 22 का राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। चौथा ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ही आपने अब तक तैयारी कर ली है, तो अब आप ये इस प्रैक्टिस सेट के रूप में ये क्वेश्चन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। 24 का राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या फिर कौशलों का अर्जन। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। राइट आंसर 3। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए,
रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो 26 का आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप है ये। राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ये वर्णन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। 27 का आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? तो देखिए, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। यहाँ पे कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की बात की गई है, तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, राइट आंसर 3। द यूनिवर्सल एथिशियल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? विशेषताएं दी हुई हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक, प्रकृतिवादी। तो अगर हम दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाते हैं तो ये प्रतिक्रिया जो होती है अंतःवैयक्तिक कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, इंटरपर्सनल। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, यानी कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, और बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये तीनों ही आपके सही हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो ये चारों ही बच्चों की समाजीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये पेपर 2 के प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपनी सभी फ्रेंड्स से जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों उन जगहों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी को हेल्प मिलेगी। और साथ ही इसके पहले चैनल पे और भी वीडियो दिए गए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन को चेक किया करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक दी जाती है, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहिए।